देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। बनियाडीह में लगी भूमिगत आग को लेकर गंभीर हुआ सीसीएल प्रबंधन। खान सुरक्षा पदाधिकारियों ने लिया घटना स्थल का जायजा। आग पर काबू पाने को लेकर की जा रही है मंत्रणा। नरेंद्रपुर महिला समूह के पैसे ले जा रहे युवक के साथ हुई लूट। बाइक सवार अपराधी पैसों से भरा बैग लेकर भागे। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, अपराधियों की हुई पहचान। मुहर्रम को लेकर पचम्बा थाने में हुई शांति समिति की बैठक। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की तैयार की रणनीति। जुलूस नहीं निकालने का लिया गया निर्णय। और लॉकडाउन में वाहन मालिकों का हुआ है बुरा हाल। वाहनों का परिचालन नहीं होने से आर्थिक स्थिति चरमराई। बढ़ा टैक्स का बोझ। वाहन मालिकों ने सरकार से टैक्स माफी की लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। बनियाडीह के भदुआ पहाड़ी में लगे भूमिगत आग के बढ़ते दायरे वाली खबर को हमने प्रमुखता से प्रसारित किया था। खबर के प्रसारण के बाद सीसीएल प्रशासन ने खान सुरक्षा विभाग व माइनिंग सरदार को भेजकर इलाके का जायजा लिया और अब तमाम पदाधिकारियों ने योजना बनाकर आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया है। बनियाडीह कोलियरी इलाके के लंकोस्टर अस्पताल के पीछे महुआ पथारी व भदुआ पहाड़ी के इलाके में लगी भूमिगत आग की खबर को हमने प्रमुखता के साथ प्रसारित किया, जिसके बाद सीसीएल प्रशासन के होश उड़ गए। आनन फानन में सीसीएल प्रबंधन ने खान सुरक्षा विभाग के पदाधिकारी व माइनिंग सरदार को मौके पर भेजकर घटना का जायजा लिया। हालांकि एक बार तो टीम खाना पूर्ति कर मौके पर से लौट गई और परियोजना पदाधिकारी को गलत रिपोर्ट दे दी, लेकिन जब वरीय पदाधिकारियों ने खबर को संज्ञान में लिया तब जाकर परियोजना पदाधिकारी ने एक बार फिर से मामले की जांच के लिए खान सुरक्षा विभाग व माइनिंग सरदार को घटना स्थल पर भेजकर आग लगने वाले इलाके का जायजा लिया और तुरंत सभी वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद तमाम पदाधिकारियों ने आग पर काबू पाए जाने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। बताया गया कि कल से लंकोस्टर अस्पताल के पीछे भदुआ पहाड़ी व महुआ पथारी के इलाके में संचालित तमाम अवैध खनतों की डोजरिंग करने व आग लगे हुए इलाकों में आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। 2 दिनों से मीडिया से ये संज्ञान में आया कि भदुआ पहाड़ी के कुछ एरिया में आग लगा हुआ है। पहले से ही इस एरिया में आग लगा हुआ था, लेकिन अभी जैसा कि मीडिया में फैला हुआ था कि किसी पुराने खंता से बहुत ज़्यादा आग आ गया है। इस पर परियोजना पदाधिकारी गिरिडीह सीसीएल से हमारी बात हुई। उन्होंने आदेश दिया कि जाकर पूरे एरिया का निरीक्षण कीजिए और जहाँ भी इस तरह की आग है उसमें क्या कार्रवाई किया जा सकता है, आग पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इस पर एक रिपोर्ट बनाकर देना है। इस विषय पर कल हम लोग आए थे एरिया सेफ्टी अफसर के साथ में, श्री VK प्रसाद साहब के साथ में, और सुरक्षा पदाधिकारी कबरीबाद के श्री अकरम खान साहब के साथ पूरा एरिया का निरीक्षण किए। 2-3 जगह से धुआं निकल रहा था, उस पर हम लोग चर्चा किए कि इसको कैसे क्या भरा जाएगा, भर के बंद किया जाएगा इस विषय पर। और आज फिर हम लोग आकर इस जो यहाँ पर आग लगा हुआ है इससे पुराने खंते के देख रहे हैं। अवैध खनन के कारण शायद क्षेत्र में आग फैल गया है और इस पर आज इसकी सूचना हम परियोजना पदाधिकारी को फिर दिए हैं। उन्होंने बोला है कि इसको JCB या जो भी उपलब्ध मशीन होगा उसको लेकर और मुफस्सिल थाना से फोर्स को भी साथ में रखकर जितने भी अवैध खनते हैं उनको भी बंद किया जाएगा और ये जो आग वाला क्षेत्र है उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा ताकि आगे आग का फैलाव नहीं हो। जो हमारे ओपन कास्ट के सेफ्टी ऑफिसर पटेल साहब जो बताए, हम लोग कल या परसों इसको सीसीएल के मशीन के द्वारा या JCB के द्वारा इसको फिलिंग करेंगे और तत्काल मतलब फिलिंग का काम कल से चालू हो जाएगा और हम लोग आगे नहीं बढ़े इसके लिए हम लोग इस पर प्रबंधन विचार कर रही है और जितने भी लीगल माइंस है अगल बगल सबको कल से फिलिंग चालू हो जाएगा। थाना से फोर्स आया जाएगा और हमारे जो सीसीएल के सिक्योरिटी है उनके द्वारा भी सहयोग लेकर के फिलिंग का काम कल से जारी रहेगा। गांवा के सकरी नदी से भारी मात्रा में बालू का अवैध कारोबार हो रहा है। इस दौरान बालू माफियाओं का बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। ग्रामीणों ने बालू माफियाओं से प्रशासन के साठगांठ का आरोप भी लगाया है। गांवा में बालू माफियाओं का बिहार कनेक्शन सामने आया है।
वहीं इन माफियाओं के प्रशासन से साठगांठ के आरोप भी लग रहे हैं। दरअसल यहां के नगवा पंचायत के बोनीचा गांव के पास सकरी नदी से भारी मात्रा में बालू का उठाव इन दिनों धड़ल्ले से हो रहा है। हर दिन जेसीबी लगाकर काफी संख्या में ट्रैक्टर से बालू का उठाव किया जाता है, जिससे नदी का दोहन हो रहा है। कई बार ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रशासन के साथ बालू माफिया बेफिक्री से अपने धंधे में लगे हुए हैं। इस बाबत ग्रामीणों का कहना है कि इन्होंने लगातार हो रहे इस अवैध धंधे का विरोध किया और पिछले दिनों एक जेसीबी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन दूसरे दिन ही थाने से जेसीबी छूट गई। वहीं बालू उठाव शुरू हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वरीय अधिकारियों को भी इस मामले की सूचना है, लेकिन कोई भी इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बालू माफिया यहां से बालू का उठाव कर बिहार भेज रहे हैं। ₹51 नहीं चलता, ठीक है वो हो गला पूरा वीडियो पूरा वायरल करो, ये ना पूरा वीडियो हम लोग को तो छोटे मोटे हम लोग गाँवा थाना क्षेत्र के नगवा पंचायत कोनीचक ग्राम से सभी लोग हैं। हम लोग के बगल में जो सकरी नदी है उसमें लगातार कुछ दिनों से बालू की चोरी हो रही थी और जब हम लोग को पता चला सभी ग्रामीणों ने एक साथ जाके उनको रोकने की कोशिश की और रोकने के बाद हम लोग जेसीबी को पकड़ा भी और थाना प्रभारी को सौंप दिया। सौंपने के उपरांत एक दिन के बाद जेसीबी को वो छोड़ देता है और दूसरा दिन फिर से बालू माफिया यहाँ पे 25 से 30 ट्रैक्टर 60-70 लेबर को लेके आते हैं और जब हम लोग को ये पता चला, ये देखे तो दोबारा हम लोग रोकने की कोशिश की। तब उन लोगों ने हम लोग को मारने और पीटने का धमकी देते हुए बोला, जो तुम लोग को जो बन पड़े तुम लोग करो, हम लोग बालू चोरी करने से वंचित नहीं रहेंगे, हम लोग चोरी करते रहेंगे। वो बालू चोरी करके बिहार भेजता है ट्रक से। और जब यहाँ हम लोग थाना प्रभारी को सूचना दी तो उन लोग ने भी फ़ोन हम लोग को रिसीव नहीं कर रहे हैं और ना कोई एक्शन। डॉक्टर बीबी सरकार के निधन के बाद नवजीवन नर्सिंग होम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान दिवंगत चिकित्सक के चित्र पर सभी मौजूदा लोगों ने माल्यार्पण और पुष्पार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके कार्यकाल को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गिरिडीह के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीबी सरकार के निधन के बाद सोमवार को नवजीवन नर्सिंग होम में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण, सचिव डॉक्टर बीएमपी रॉय, ट्रेजरर डॉक्टर पी सहाय, डॉक्टर जीसी सिन्हा, डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, डॉक्टर अमिता राय आदि चिकित्सक मौजूद रहे। इस दौरान दिवंगत चिकित्सक के चित्र पर तमाम लोगों ने माल्यार्पण और पुष्पार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर चिकित्सकों ने कहा कि 5 दशक तक डॉक्टर बीबी सरकार ने गिरिडीह को अपनी सेवा दी है। इनके चले जाने से चिकित्सा जगत को बड़ी क्षति हुई है। चिकित्सकों ने इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। गिरिडीह आईएमए के एक वरीय चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर बीबी सरकार हमारे बीच नहीं रहे। वो आईएमए के काफ़ी पुराने मेंबर थे और गिरिडीह आईएमए के लिए गार्जियन स्वरूप थे। ये उस दौर के समय में हमारे गिरिडीह शहर को उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपनी सेवाएं दी और मरने के 1-2 दिन उपरांत भी वो अपनी चिकित्सा सेवा शहर को देते रहे। उनमें एक आज हम लोग उनको यहाँ पर उनकी कमी हम लोग महसूस करते हैं गिरिडीह में। वो एक बहुत ही नरम दिल के इंसान, बहुत ही अच्छे चिकित्सक, एक फैमिली फिजिशियन जैसे थे। और वो उस दौर था जब डॉक्टर डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस किया करते थे, तो वो ऐसा होता था कि अगर आपके पास पैसे या साधन की कमी है, उसके बावजूद भी आपका इलाज संभव हो पाता था। आईएमए उनको बहुत ही
उनकी कमी महसूस करेगा। और गिरिडीह शहर में जो उन लोगों ने उनकी सेवा ली, जो उनसे इलाज कराए, वो भी इस दौर से और उनकी कमी उनको महसूस होगी। गिरिडीह आईएमए में आज हम लोग यहाँ पर उनका शोक सभा किए हैं और हमारे जितने भी आईएमए के मेंबर्स हैं, हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं और कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम लोगों को भी उनका आशीर्वाद जो हम लोगों के साथ हो रहे आगे भी मिलता रहेगा। बीवी सरकार सर गिरिडीह में करीब 5 दशक से ऊपर अपना निजी प्रैक्टिस करते थे। काफ़ी अनुभवी चिकित्सक थे। हम लोग जब गिरिडीह आए थे आज से 35 साल पहले, तब भी डॉक्टर बीवी सरकार सर अपना मकरपुर में क्लिनिक चलाते थे। और हम अभी बात कर रहे थे, जो उस जनरेशन का जो चिकित्सक थे वो सही में रोगी का चिकित्सक थे, रोग का नहीं। क्योंकि हर रोगी को लोग जानते थे कि ये रोगी का क्या परिवार का ये है, ये कितना पैसा खर्च कर सकता है। तो रोग का चिकित्सा से ज़्यादा रोगी का चिकित्सक की सब शहर में ज़रूरत था। जो हमारे सीनियर्स जो थे वो लोग करके निकल गए और सर का अवदान पूरे गिरिडीह का 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर एरिया में हम लोग जब से प्रैक्टिस स्टार्ट किए तब से देखते थे। जरूर सर का एक प्रेस्क्रिप्शन रहता था, क्योंकि वो सर से जरूर दिखाता था। और असामयिक निधन तो नहीं है, क्योंकि उम्र हो गई थी और बीमार भी चल रहे थे। और शहर को इस तरह की चिकित्सक शायद दोबारा नहीं मिलेगा। हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब से वो यहाँ निजी प्रैक्टिस करते थे। वो काफ़ी लोकप्रिय थे और ख़ास करके गरीबों के बीच वो गरीब के ही डॉक्टर कहे जाते थे। और घर घर में उनका नाम, और घर घर के बारे में, हर परिवार के बारे में उनको जानकारी थी कि परिवार कैसा है, इसके परिवार में कितने सदस्य हैं। एक्चुअल ऑल टाइम फैमिली फिजिशियन थे और उन्हें काफ़ी अनुभव था मेडिकल साइंस का। और उनके जाने से शहर को तो क्षति हुई है। संयम और आत्मशुद्धि का संदेश देने वाले जैन धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण 10 लक्षण महापर्व मधुबन में शुरू हो गया है। कोरोना को देखते हुए फेसबुक लाइव एवं जूम ऐप के माध्यम से पूरे विश्व से लोगों को इस पर्व से जोड़ा जाएगा। बताया गया कि 10 लक्षण महापर्व 23 अगस्त से शुरू हुआ, जो 1 सितंबर तक चलेगा। 10 लक्षण महापर्व जैन धर्म का प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व संयम और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। भाद्रपद माह की सुदी पंचमी से नए युग के प्रारंभ के उपलक्ष्य में श्री दिगंबर जैन त्रियोगाश्रम श्री सम्मेत शिखरजी सिद्ध क्षेत्र मधुबन में 10 लक्षण महापर्व शुरू हो गया है। 10 लक्षण महापर्व 23 अगस्त से शुरू हुआ है, जो 1 सितंबर तक चलेगा। मौजूदा महामारी एवं लॉकडाउन की वजह से अभी क्षेत्र में आकर पूजा अर्चना करना लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अधिष्ठाता बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया ने माताजी के आदेशानुसार लोगों को क्षेत्र में आने से मना किया और लोगों को घर पर रहकर प्रभु भक्ति करने की प्रेरणा दी। इस दौरान आश्रम में ही पूरी तैयारी करते हुए लोगों को घर बैठे फेसबुक लाइव एवं जूम ऐप के माध्यम से जोड़ने का मन बनाया, जिससे पूरे विश्व के भक्तगण अधिक से अधिक जुड़ सके। बताया गया कि परम पूज्य आजीवन अन्न एवं सटरस त्यागी स्थविराचार्य 108 संभव सागर जी गुरुदेव सत्संग व परम विदुषी रत्न योग श्रमणी आर्यका 105 श्री पुनीत चैतन्यमती माता जी के मंगल सानिध्य में 10 दिन बड़े ही उत्सव वाले होंगे। आश्रम में सुबह 6 बजे भगवान का जलाभिषेक एवं वृहत महाशांति धारा, सुबह 7 बजे नित्य नियम संगीतमयी पूजन व 10 लक्षण महामंडल विधान, दोपहर 2 बजे तत्वार्थ सूत्र वाचन एवं गुरुदेव व माताजी द्वारा विवेचन, शाम 6:30 बजे श्री जी की संगीतमय महाआरती, 7 बजे माताजी द्वारा मंगल प्रवचन, तत्पश्चात प्रतियोगिता, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 10 लक्षण पर्व उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य के रूप में मनाया जाता है। प्रथम दिवस उत्तम क्षमा का रहा। माताजी ने प्रवचन में कहा कि उत्तम क्षमा धर्म हमारी आत्मा को सही राह खोजने में और क्षमा को जीवन और व्यवहार में लाना सिखाता है।
जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन वो चीज है जो आत्मा को कठोर तप त्याग के कुछ समय की यातना सहन करके परम आनंद मोक्ष को पाने का प्रथम मार्ग है। माताजी ने एक और सूचना दी कि बालाचार्य मोक्ष सागर जी महाराज का 16 कारण जी का व्रत चल रहा है। प्रथम दिन में लोगों ने घर बैठे खूब भक्ति की और फेसबुक और जूम के माध्यम से लगभग हजारों लोग जुड़े रहे। दूसरा दिन उत्तम मार्दव है। माताजी ने सभी भक्तों को फेसबुक लाइव एवं जूम से जुड़ने की प्रेरणा दी है। ये सूचना सलाहकार रवि सेठी दीमापुर एवं सपना जैन के द्वारा दिया गया। मदनलाल मनोरमा देवी मनोज रीना मनीष शाह पाटनी परिवार सुरेश कुमार प्रियमलता झांझरी कोडरमा सपरिवार भागचंद्र जय कुमार शांति कुमार परिवार मनीषा अर्चना मोनिका चारणा रायपुर सपरेशा सुधीर विनीता कोलकाता वीर मांडे सपरेश सुशील देवी नीरज पूनम निखिला करिश्मा पेरेकर गुवाहाटी सपरिवार स्वतंत्र सह परिवार संजय वेदी नीमापुर सपरे संजय शेट्टी सर्वकाल संपत्ति रस्तो तथास्तु शांति रस्तो कांति रस्तो कल्याणमस्तु शुभमस्तु शिवमस्तु स्वस्तिरस्तु मंगलमस्तु सेवमस्तु कुशलमस्तु समृद्धिरस्तु मनुष्यमादिरस्तु ईश्वर संपत्तिरस्तु। झंडा मैदान के समीप वसीम अंसारी नामक व्यक्ति से दो युवकों ने बेवजह बकझक की और धक्का मुक्की की। इस दौरान वसीम का मोबाइल नीचे गिर गया। मोबाइल नीचे गिरते ही दोनों युवक मोबाइल लेकर भागने लगे, लेकिन वसीम ने मोबाइल चोर को बस पड़ाव के समीप दौड़ाकर दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप एक मोबाइल चोर को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि झंडा मैदान के समीप वसीम अंसारी नामक व्यक्ति से दो युवकों ने पहले बेवजह भगजक की, बाद में धक्का मुक्की हुई, जिसमें वसीम का मोबाइल नीचे गिर गया। इस दौरान इनका मोबाइल झपट कर दोनों युवक भागने लगे। वसीम भी मोबाइल चोर के पीछे भागा और बस पड़ाव के समीप उसे दौड़ाकर दबोच लिया। हालांकि इस दौरान एक युवक भागने में सफल रहा, जबकि दूसरा युवक पकड़ में आ गया। भुक्तभोगी ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर स्थानीय लोगों ने आरोपित के साथ हल्की फुल्की मारपीट भी की। बताया गया कि मोबाइल चुराने के लिए ही युवकों ने बिना कारण के झगड़ा किया था। गाड़ी साइड कर ले, पहले गाड़ी साइड कर, गाड़ी निकल जाएगा टाउन थाना जाएगा। मोबाइल लेके भाग ले कार को बोल रहा है। देख लीजिए तो क्या मतलब मार्केट क्या हुआ था? सर हम लोग आ रहे थे, इधर से ट्रक आ रहा था, इधर से हम जा रहे थे। ये मोबाइल चोरी कर रहा था, मेरा मोबाइल चोरी किया है। हाँ, ट्रक आ रहा था उधर से, इधर से हम लोग जा रहे थे। जैसे ट्रक आया, मतलब पूरा माँ बहन पूरा गाली देने लगा। तब इसको बोले तो गाली काहे दे रहा इतना। हाँ यही किया। उसके बाद इसको पकड़े, उसके बाद एक बार और था वही मारने लगा और सर पकड़े। झंडा वाला ही तो बहुत रंगबाजी किया है। अब मोबाइल भी मतलब मारने मोबाइल की उठाया, लेकर भागना स्टार्ट कर दिया दोनों वाले। कहाँ घर है आपका? मेरा घर खरंजो है। क्या नाम हुआ? रहते हैं यहीं गिरिडीह। क्या नाम हुआ? मेरा एमडी वसीम अंसारी।
शहर के पदम चौक के पास यातायात व्यवस्था की ड्यूटी में तैनात यातायात पुलिस के साथ टोटो सवार युवकों ने मारपीट करते हुए उनकी वर्दी फाड़ दी, जिसे लेकर पीड़ित जवान किशोर कुमार ने आवेदन देकर उक्त युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस आलोक में गिरफ्तार युवक मोहम्मद आसिफ को जेल भेज दिया गया है, वहीं एक और युवक मौके से फरार हो गया है। शहर के पदम चौक के पास यातायात व्यवस्था में तैनात यातायात पुलिस के जवान के साथ टोटो सवार युवकों ने मारपीट करते हुए वर्दी फाड़ दी। मारपीट की घटना के बाद टोटो लेकर एक युवक फरार हो गया, जबकि दूसरे युवक को अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से पकड़कर नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार युवक मोहम्मद आसिफ नगर थाना क्षेत्र के सबाना रोड गद्दी मोहल्ला का रहने वाला है। आरोपित युवक के विरुद्ध पीड़ित जवान किशोर कुमार ने आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपित युवक को न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया। वहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। प्राथमिकी में कहा गया है कि वह पदम चौक के पास यातायात व्यवस्था की ड्यूटी में तैनात था। इसी क्रम में बिना नंबर का एक टोटो बड़ा चौक की ओर से आई, उस पर चालक समेत 2 व्यक्ति सवार थे। वे नो एंट्री क्रॉस कर शहर की ओर आने की कोशिश कर रहे थे। नो एंट्री में आने से मना करने पर दोनों गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और वर्दी भी फाड़ दी। उसके हाथ में चोट आई है। उनके नाखूनों से चेहरे व अन्य स्थान पर खरोच भी आई है। मारपीट होता देख कुछ दूरी पर ड्यूटी में तैनात सहयोगी मुकेश कुमार, विनोद हंसदा व उमेश भारती दौड़कर आए और उन लोगों से बचाया। इसी क्रम में एक युवक मौका पाकर टोटो लेकर फरार हो गया, जबकि दूसरे युवक को सहयोगियों ने पकड़कर नगर थाना के हवाले कर दिया। उक्त लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है। शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व संपन्न कराने को लेकर सोमवार को पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्योहार के दौरान जुलूस न निकालने व भीड़भाड़ न लगाने समेत कई निर्देश जारी किए गए। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुहर्रम को लेकर सोमवार को पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से DSP 2 संतोष कुमार मिश्रा, थाना प्रभारी सरमानंद सिंह, उमेश सिंह, दाऊद बाड़ा आदि पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इधर मुखिया मुमताज अंसारी, मुखिया ठाकुर दास, वार्ड पार्षद सिराज अंसारी, वार्ड पार्षद महबूब आलम, जनप्रतिनिधि डब्बू अंसारी, मुखिया शब्बीर आलम समेत अन्य कई बुद्धिजीवी बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का त्योहार मनाने पर चर्चा की गई। बताया गया कि किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा, वहीं कहीं भी भीड़भाड़ लगाकर त्योहार को नहीं मनाया जाएगा। इस त्योहार को शांति और सौहार्द भरे माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए मनाने की योजना बैठक में तैयार की गई। मौके पर पुलिस पदाधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी अपने ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अभी जो फिलहाल जो माहौल चल रहा है तो था कि किसी पालन करेंगे और ये शांति समिति की बैठक का कार्य बताए सरहर वाली मुखिया जी ने यहाँ पर लोगों को बताया कि ऐसा कहीं भी 5 से कम मतलब 4 ही रहे तो अच्छा है। अध्यक्षता सर केसी सर के द्वारा किया जा रहा है और आगामी जो मुहर्रम पर्व है उसको लेकर शांति समिति की बैठक की गई। कोरोना महामारी को देखते हुए मुहर्रम कैसे मनाया जाए इस पर सभी बुद्धिजीवियों ने इस पर विचार किया। सारे लोग इस मत पर कायम हुए कि मुहर्रम को शांति से मनाएंगे। कोई जुलूस, किसी तरह की कोई भीड़ कहीं भी मुहर्रम के पर्व के दौरान नहीं लगेगा। इन लोगों ने आश्वस्त किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग अपनी बात पर कायम रहेंगे। अपनी चीज़ों को लेकर वो जिस तरह से संजीदगी उन लोगों ने दिखाई है वो बधाई के भी पात्र हैं। आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहूँगा कि सभी लोग जैसी संजीदगी दिखाई गई है वही उसी संजीदगी के साथ उसी संजीदा होते हुए इस कोरोना महामारी को देखते हुए अनावश्यक भीड़ न लगाएं। जुलूस कहीं भी जुलूस को बिल्कुल रोका जाए, नज़रअंदाज किया जाए और मुहर्रम के पर्व को बिल्कुल शांति के साथ एकाकीपन में मनाने की
कोशिश करेंगे। अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले मुख्य मार्गों में चेक पोस्ट का निर्धारण करते हुए पालीवाल दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी करने की जानकारी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल सिन्हा के द्वारा पत्र प्रेषित कर दी गई। उक्त आदेश के आलोक में कई पदाधिकारियों को चेक पोस्ट का निर्धारण करते हुए चकानुक्रम में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा पत्र प्रेषित कर जानकारी दी गई कि गिरिडीह जिले में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले मुख्य मार्गों में चेक पोस्ट का निर्धारण करते हुए पालीवाल दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ के द्वारा देवरी प्रखंड अंतर्गत सुलखजोरी मोड़ के निकट बिहार से जोड़ने वाली सड़क पर चेक पोस्ट का निर्धारण करते हुए चकानुक्रम में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बताया गया कि आदेश जारी होने के बाद अब चेक पोस्ट से जिले व राज्य में आने वाली सभी वाहनों का सघन जांच किया जाएगा। जांच के दौरान झारखंड सरकार की वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं होने वाले व्यक्तियों को किसी भी परिस्थिति में जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। चेक पोस्ट से गुजरने वाले सभी वाहनों का मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जरूरी कागजात यथा पंजीयन, इंश्योरेंस, फिटनेस, प्रदूषण जांच, ड्राइविंग लाइसेंस आदि का जांच किया जाएगा। साथ ही आवश्यकता अनुसार मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा वाहनों के परिचालन हेतु दिए गए दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करने वाले वाहनों को ही जिले में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जैसे 4 पहिया वाहनों में सरकार द्वारा निर्धारित किए गए यात्रियों की संख्या से अधिक यात्री नहीं हो, वहीं वाहन में बैठे हुए सभी यात्रियों के द्वारा मास्क का प्रयोग किया गया हो एवं उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गाड़ी में बैठा गया हो, इसकी भी जांच की जाएगी। पचम्बा स्थित बंधन बैंक शाखा में महिला समूह का 20,000 रुपए कलेक्शन कर जमा करने जा रहे युवक रवि कुमार गुप्ता से 3 अपराधियों ने नरेंद्रपुर के पास छिनतई कर ली। एक प्रत्यक्षदर्शी महिला ने आरोपित की पहचान कर ली है, वहीं पुलिस आरोपितों की धरपकड़ में जुटी है। पचम्बा थाना क्षेत्र के नरेंद्रपुर में महिला समूह का पैसा जमा कराने जा रहे युवक से छिनतई का मामला सामने आया है। मामले की सूचना पर पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। बताया जाता है कि रवि कुमार गुप्ता सोमवार की सुबह नरेंद्रपुर से महिला समूह का 20,000 रुपए कलेक्शन कर उसे जमा कराने पचम्बा स्थित बंधन बैंक की शाखा जा रहा था। इसी दौरान नरेंद्रपुर स्थित नए पावर ग्रिड के पास एक युवक ने उसे लिफ्ट के बहाने रोकने का प्रयास किया, मगर वो बिना रुके आगे बढ़ा। इसी दौरान पीछे से फिर बाइक में सवार होकर उसके साथ 3 युवक आए और इसकी बाइक में ठोकर मार दी। ठोकर से वह अनियंत्रित होकर गिर पड़ा और वे लोग रुपए से भरा बैग लेकर भागने लगे। हल्ला करने पर जब लोग दौड़े तो वे सभी 100 मीटर दूरी पर अपनी बाइक मौके पर ही छोड़ भाग निकले। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच बाइक कब्जे में लेकर अपराधियों की तलाश कर रही है। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी महिला की माने तो छिनतई कर भागे अपराधी पिपरा टाड़ के हैं। फिलहाल पुलिस सभी की खोजबीन में जुटी हुई है। इधर स्थानीय लोगों के पहचान के आधार पर बताया जाता है कि छिनतई करने वाला युवक का नाम मोहम्मद झुम्मन अंसारी है और दोनों सहयोगी उसके दोस्त है। वह मुंबई में काम करता था, लॉकडाउन के कारण वह घर आया है। फिलहाल पुलिस इलाके में लगातार उसकी खोजबीन कर रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। अच्छा ठीक है, हम प्रयास तो सदर है तो इंसाफ के लिए है, सबके लिए बराबर है। नहीं हम प्रयास हम आए तो बोले सदर है तो कि इसका नंबर दीजिए, उसको मदद कीजिए। उसमें बिल्कुल हम लोग मदद, हम लोग को अफसोस है कि हमारे इलाके का अगर एक आदमी ऐसा सबसे लेकर सर हम तकनी निकलेंगे 9 बजे। अब सर अगर अभी पैसा लेकर अभी न हम इन्हें जा ले सर, ठीक हम ही तरह ले सर हम बंधन बैंक का स्टाफ है, अपना महिला ग्रुप चला के हम आ रहे थे। आने के दौरान में सर एक लड़का पहले हमको हाथ दिया कि हम बैठ के जाएंगे, तो हम बोले नहीं हम बैठाएंगे नहीं। तब तक मैं 2 लड़का आगे था जो मोड़ पे हमको धकेल के मेरा बाइक गिरा दिया और मेरा बैग छीन के भाग गया। उसमें 3 लड़का था सर, तो 2 लड़का जो भागा है वो तो पैसा लेके भाग गया और जो तीसरा लड़का बाइक पे था वो बाइक लेके भाग रहा था, बाइक उसका गिर गया। विक्रांता जो गाड़ी है सर उसी से भाग रहा था, तो गड्ढा में गाड़ी गिर गया, गाड़ी छोड़ के लड़का भाग गया। 3 लड़का था सर हमारा जो किया है छिनते, उसमें 3 लड़का था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रवि कुमार गुप्ता। कितना पैसा था? पैसा था उसमें 15 से 20 हज़ार।
का कलेक्शन था सर। आपका घर कहाँ होगा? मेरा घर जसीडी देवघर। हम बंधन बैंक पचम्बा में जो ब्रांच है उन्हीं में उसी में काम करते हैं। आरो से एक लड़का यहाँ घूम रहा था, 2 लड़का ने गाड़ी से आए, इनका गाड़ी धकेल दिए, धकेल के तो इसको बैग तक छीन कर दुख भाग गया। एक गाड़ी से घूम के ऐसे जाता है। वज्रपात की चपेट में आने से तिरला निवासी विजय शंकर पटेल की पत्नी ममता देवी और 11 वर्षीय चंदन कुमार की मौत हो गई। दोनों शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बगोदर थाना क्षेत्र में वज्रपात से जहां एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक बच्चे की भी जान चली गई। दोनों घटना तिरला के अलग अलग स्थानों पर हुई। सोमवार को दोनों के शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि तिरला निवासी विजय शंकर पटेल की 30 वर्षीय पत्नी ममता देवी अपने खेत में काम करने के बाद गाय का चारा लेकर वापस घर लौट रही थी। तभी अचानक बारिश के साथ वज्रपात हुई और वह उसकी चपेट में आ गई। आज जो यहाँ लाया गया है गिरिडीह पोस्टमार्टम के लिए, वो कल वज्रपात के चपेट में वो खेत से आ रही थी और बहुत तड़ातड़ धड़कन हो रहा था। वज्रपात के जैसा मैंने बारिश भी हो रहा था। वो खेत से धान निकौनी करके आ रही थी। रास्ते में आने के दौरान ही उसको मैंने वज्रपात चपेट में ले लिया। उसके दरमियान में ही घर के सामने ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके लिए हम लोग बहुत दुख है प्रकट करते हैं। उसके साथ कोई और भी था? उनकी सास थी। वो बेहोशी की हालत में बस 5-6 कदम आगे होगी और वो बेहोश हो गई। अभी वो फिलहाल वो ठीक है और उसके तो ही स्पॉट वहीं पे वो डेथ कर गई। इधर तिरला में ही दूसरी घटना घटित हुई। इस घटना में 11 वर्षीय चंदन कुमार की मौत हो गई। बताया गया कि चंदन बकरी चराकर जंगल से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान वह आसमानी कहर की जद में आ गया। दोनों शवों का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा गुरुचरण महतो। ये बच्चे क्या नाम है? नाम उसका चंदन कुमार। उसके पिताजी का? उसके पिताजी का नाम झरीलाल महतो। कहाँ घर है? तिरला गाँव। क्या हुआ था? वज्रपात में। कब हुआ, कैसे हुआ ये? वही 3 साढ़े 3 के बीच में से होगा। हम तो टाइम नहीं रखे, हम लोग बकरी चरा के। हाँ, बकरी चरा के लौट रहा था। उसके साथ और भी तो कोई था? कोई नहीं था, अकेले था? अकेला था। कहाँ पे हुआ ये घटना? ये बीच मैदान में हुआ, वहाँ पर गाछ वृक्ष कुछ भी नहीं। गांव में ही? गांव के सामने ऐसे वहाँ गाँव में ही। हाँ, गांव में है सब। वहाँ पर कुछ ये अपना गाछ वृक्ष कुछ नहीं है, प्लेन जगह। कल 3:30 बजे? हाँ, वही 3 के बीच लोग थे। मैंने उनको देखे तो बेहोशी, मैंने वो तो वहीं पे एक्सपायर कर गया या हॉस्पिटल? वहीं पे। लॉकडाउन की अवधि में सवारी गाड़ियों का चक्का जाम है। इस वजह से गिरिडीह के वाहन मालिक भी बेहद परेशान हैं। इन वाहन मालिकों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाहन मालिकों ने वाहन के परिचालन की अनुमति देने की मांग सरकार से की है। वैसे तो कोरोना काल में तमाम व्यवसायियों को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन परिवहन उद्योग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन की वजह से गिरिडीह के वाहन मालिक बेहद परेशान हैं और इन्हें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। गौरतलब है कि गिरिडीह से कोलकाता, रांची, धनबाद और बिहार के विभिन्न जिलों के लिए लंबी दूरी के वाहनों का यहां से परिचालन होता है। वहीं गिरिडीह के विभिन्न प्रखंडों तक भी जिला मुख्यालय से सवारी गाड़ियां चलती हैं। इन वाहनों में हर दिन हजारों लोग सफर करते हैं और लाखों रुपए का किराया वाहन मालिक तक पहुंचता है। लेकिन संपूर्ण तालाबंदी और अनलॉक 1-2 में भी इन्हें राहत नहीं मिली। सरकार ने सवारी वाहनों के परिचालन पर अब तक रोक लगा रखी है। यहाँ इसका दूसरा पहलू यह है कि कई वाहन मालिक बैंक से लोन लेकर वाहनों का परिचालन करवा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की अवधि में वाहनों का चक्का जाम रहा। इस वजह से बैंक किस्त इनके मत्थे चढ़ गया और अब ये बेहद परेशान हैं। कई वाहन मालिक तो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। इस बाबत वाहन मालिक मोहम्मद इमाम रैन का कहना है कि लॉकडाउन ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। एक तो गाड़ियों के मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है, वहीं गाड़ी को खड़ा रखकर इसका टैक्स भी देना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि अगल बगल के कई प्रदेशों में सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देते हुए टैक्स माफी कर दी है, लेकिन झारखंड में गाड़ियों
को बैठाकर टैक्स देना पड़ रहा है। आलम यह है कि कई वाहन मालिक इस दौर में अपने रोजी रोजगार के साधन अपने वाहन को बेच रहे हैं। इसी तरह दूरभाष पर वाहन मालिक राजू खान, प्रकाश राय, सुनील सामंता, छोटू खान आदि से जब बातचीत की गई तो इन्होंने भी कमोबेश एक जैसी ही व्यथा बयां की। कुल मिलाकर निजी वाहन मालिकों का इस लॉकडाउन में बुरा हाल हो गया है। अब सबकी नजर सरकार पर है। सरकार के अगले कदम से ही इन्हें कुछ राहत मिल सकती है। नयन पटेल, सिटी न्यूज़, गिरिडीह। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम हुआ, गिरिडीह के हुट्टी बिहार के रहने वाले हैं। 23 मार्च से जो गाड़ी लॉकडाउन से बंद हुआ है वो आज तक गाड़ी सब बंद है। अब जितने भी झारखंड का बस ओनर है सबका परेशानी ये बढ़ गया है कि टैक्स कहाँ से चुकावे, इंश्योरेंस कहाँ से मतलब कि दे, इंस्टॉलमेंट कहाँ से दे, खाने का नाले पड़ गया है। स्टाफ परेशान है, इतना स्टाफ परेशान है। टैक्स माफ़ी हो ना रहा है, जबकि अदर स्टेट में टैक्स माफ़ किया गया है, लेकिन हमारे झारखंड में टैक्स माफ़ अभी तक नहीं हुआ है। इंश्योरेंस भी घर से, टैक्स भी घर से लग रहा है, इंस्टॉलमेंट भी मतलब हमको आज निकल देना है। और भी स्टेट में टैक्स माफ़ हुआ है, उड़ीसा में माफ़ हुआ है, छत्तीसगढ़ में माफ़ हुआ है, हिमाचल में माफ़ हुआ, और भी अदर स्टेट में टैक्स माफ़ हुआ है, लेकिन हमारे झारखंड में अभी तक टैक्स माफ़ नहीं हुआ। सरकार की तरफ से हम लोग को कोई रियायत नहीं मिला है। हम लोग बहुत परेशान हैं। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग सरकार से कहना यही चाहते हैं कि हम लोग का टैक्स बंदी में माफ़ी किया जाए। जब से बंद है तब से लेकर के जब तक बंदी है तब तक। करीब सप्ताह दिन बाद गिरिडीह में कोरोना के 63 नए केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 83 नए संक्रमितों की सूची जारी की। वहीं गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग के सीएस अवधेश सिन्हा ने 61 की पुष्टि की है। इससे पहले 4 दिनों में 21 संक्रमितों की सूची जारी हुई। सोमवार को टूरनेट, RT-PCR मिलाकर 61 नए केस सामने आए। इसके बाद जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 210 के करीब हो गई है। सोमवार को मिले केस में सबसे अधिक गांवा से 36 संक्रमित शामिल हैं। सदर प्रखंड के 2 गांवों के अलावे शहरी क्षेत्र को मिलाकर 11 संक्रमित हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो सदर अस्पताल के 1 और चिकित्सक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि सिविल सर्जन ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। इधर अन्य संक्रमितों में जमुआ से 9, देवरी से 2, बेंगाबाद से 2 और पीरटांड से 1 नए संक्रमित की पहचान हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश सिन्हा ने बताया कि गांवा के सभी संक्रमितों को गांवा कोविड सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। सदर प्रखंड समेत शहरी क्षेत्र के संक्रमितों की पहचान की जा रही है। वहीं देवरी और जमुआ के भी संक्रमितों की पहचान की जा रही है। साथ ही इनके संपर्क में आए संदिग्धों की भी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बनियाडीह में लगी भूमिगत आग को लेकर गंभीर हुआ CCL प्रबंधन। खान सुरक्षा पदाधिकारियों ने लिया घटना स्थल का जायजा। आग पर काबू पाने को लेकर की जा रही है मंत्रणा। नरेंद्रपुर महिला समूह के पैसे ले जा रहे युवक के साथ हुई लूट। बाइक सवार अपराधी पैसों से भरा बैग लेकर भागे। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अपराधियों की हुई पहचान। मुहर्रम को लेकर पचम्बा थाने में हुई शांति समिति की बैठक। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की तैयार की रणनीति। जुलूस नहीं निकालने का लिया गया निर्णय। और लॉकडाउन में वाहन मालिकों का हुआ है बुरा हाल। वाहनों का परिचालन नहीं होने से आर्थिक स्थिति चरमराई। बढ़ा टैक्स का बोझ। वाहन मालिकों ने सरकार से टैक्स माफी की लगाई गुहार। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।